था। मई की गर्मी ने दिल्ली को झुलसा दिया था, फिर भी सुबह और शाम की ठंडी हवा में कुछ राहत मिल जाती थी। शनाया शाह हर रोज की तरह सुबह सबसे पहले उठी। उसने अपनी बहन और उसके परिवार के लिए नाश्ता तैयार किया और फिर चुपचाप अपना जन्म प्रमाण पत्र उठाकर घर से निकल गई। पिछली रात उसने अपने जीजा को अपनी बहन से झगड़ते हुए सुना था। अब से सब कुछ आधा आधा होगा, खर्चे, घर की किस्तें और कार का लोन भी। तुम्हारी बहन हमारे घर में रह रही है तो उसे बराबरी से हिस्सा देना चाहिए। और हाँ, भले ही वो 10,000 रुपए हर महीने देती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं चलता। असल में तो वो हम पर बोझ ही बन गई है। शनाया ने यह सब सुन लिया था। इसी कारण उसे अपनी बहन के घर से निकलना ही था, पर वो जानती थी कि अपनी बहन की चिंता दूर करने का एक ही तरीका था, और वो तरीका था शादी। चूंकि शनाया के पास समय नहीं था और कभी कोई प्रेमी भी नहीं रहा था, उसने दादी माया के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। कुछ समय पहले शनाया ने दादी माया की मदद की थी और तभी पता चला कि दादी माया अपने पोते वैभव राणा की शादी करवाना चाहती थी। वैभव की उम्र 30 के पार हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाया था। 20 मिनट बाद शनाया सिटी हॉल के बाहर अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। शनाया, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। कार से उतरते ही वह आवाज सुनाई दी। वह माया दादी थी। माया दादी। शनाया जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर दादी के पास खड़े एक लंबे चौड़े पर कुछ रूखे से व्यक्ति पर पड़ी, जो कि था वैभव राणा, उसका होने वाला पति। उसके नजदीक आने पर शनाया को एक पल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। माया दादी ने तो यही बताया था कि उनका पोता अब तक शादी नहीं कर पाया और वो बहुत चिंतित थी। दादी की बात सुनकर शनाया ने तो सोचा था कि शायद वैभव का चेहरा ही देखने लायक नहीं होगा। आखिरकार वो किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था और फिर भी कुंवारा। मगर जब वह उसके सामने खड़ी हुई तो उसे अपनी सारी सोच पर शक होने लगा। वैभव बेहद आकर्षक था। उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे किसी से भी दूरी बनाए रखना चाहता हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी परछाई रहती, मानो कह रहा हो कि मुझसे दूर रहो। शनाया की नजर पास खड़ी एक काली एमपीवी कार पर गई। उसके लोगों से साफ था कि यह कोई महंगी विदेशी गाड़ी नहीं, बल्कि देशी कार थी। इसी कारण उसने अनुमान लगाया कि शायद वैभव और उसके बीच आर्थिक फासला उतना भी नहीं है जितना वो सोच रही थी। शनाया और उसकी स्कूल की एक पुरानी दोस्त ने मिलकर डेली स्कूल के बाहर एक किताबों की दुकान खोली थी। खाली समय में शनाया ऊन से छोटी मोटी चीजें बनाकर ऑनलाइन बेचती थी और बिक्री भी बुरी नहीं थी। वो सिर्फ उससे ही हर महीने वो 20,000 रुपए कमा लेती थी। दिल्ली जैसे शहर में यह आमतौर पर सफेद पोश वर्ग की आमदनी मानी जाती थी। इसी वजह से वह अपनी बहन को हर महीने 5,000 रुपए दे पाती थी, पर उसके जीजा को उसकी कमाई की भनक तक नहीं थी। शनाया ने अपनी बहन से कहा था कि वह 3,000 खुद रख ले और सिर्फ 2,000 ही अपने पति को बताए। शनाया, यह है मेरा सबसे बड़ा पोता वैभव राणा। 30 साल का हो गया है, लेकिन अब तक खुद से कोई रिश्ता नहीं बना पाया। मानती हूं कि यह बहुत गर्मजोशी से मिलने वाला इंसान नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखने वाला और समझदार है। तुमने मेरी जान बचाई थी और हम पिछले 3 महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत लड़का नहीं चुनूंगी। माया दादी की बात सुनकर वैभव ने शनाया की ओर एक उड़ती नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे अब अपनी दादी की शिकायतों की आदत हो गई थी। वहीं शनाया को पता था कि माया दादी के 3 बेटे हैं और हर बेटे ने उन्हें 3-3 पोते दिए थे, यानी कुल 9 पोते। लेकिन उनके जीवन में एक पोती की कमी हमेशा रही। शायद इसी वजह से उन्होंने शनाया में वह अपनापन ढूंढा। इसी कारण चेहरे पर हल्की लज्जा के साथ, लेकिन आत्मविश्वास से भरकर शनाया ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मिस्टर राणा, मैं शनाया शाह हूं। वैभव की पैनी नजरों ने उसे सिर से पैर तक देखा। माया दादी के गला साफ करने पर उसने भी अपना हाथ बढ़ाया, हालांकि उसकी आवाज में अब भी ठंडापन था। वैभव। हाथ मिलाने के बाद वैभव ने अपने बाएं हाथ की घड़ी पर नजर डाली और कहा, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, चलो जल्द से जल्द उन सभी चीजों को निपटा लेते हैं। शनाया ने सिर हिलाकर हामी भरी। माया दादी तुरंत बोल पड़ी, तुम दोनों अंदर जाकर कागजी काम निपटाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूँ, वैभव ने कहा और धीरे से उन्हें कार में बैठने में मदद की। दादी, आप कार में बैठ जाइए, आज बहुत गर्मी है। उसके इन छोटे छोटे व्यवहारों से शनाया को यकीन होने लगा कि दादी माया की बातों में सच्चाई है। भले ही वैभव बाहर से सख्त लगे, अंदर से वो एक नेकदिल इंसान था। भले ही वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन माया दादी ने कहा था कि शादी के बाद शनाया अपनी बहन के घर से निकलकर उस घर में जा सकती है जो वैभव का अपना है और पूरी तरह से उसने ही खरीदा है। यह बात उसकी बहन को भी आश्वस्त कर सकती थी कि शनाया सुरक्षित हाथों में है और उसके कारण घर में जो क्लेश हो रही थी वह भी खत्म हो सकती थी। शादी के बाद की जिंदगी भी उसकी अकेली जिंदगी जैसी ही होती, सादी, स्वतंत्र। कुछ ही देर में वैभव वापस आया और बोला, चलो जी। शनाया चुपचाप उसके पीछे पीछे सिटी हॉल के अंदर चली गई। रजिस्ट्रेशन कार्यालय में पहुंचते ही वैभव ने कहा, मिस शाह,
अगर आप चाहें तो अब भी अपना मन बदल सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी दादी की बातों में आकर ये करें। शादी एक बड़ा फैसला है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके शब्दों में एक उम्मीद छिपी थी, शायद शनाया पीछे हट जाए। पर शनाया के अगले वाक्य ने वैभव को पूरी तरह हैरान कर दिया। क्या शनाया सच में शादी कर लेगी? कौन है वैभव? क्या यह शादी दोनों के लिए सही होगी? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। वैभव का सवाल पूछने के पीछे का मुख्य कारण यह था कि वो खुद भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जिससे वो अभी अभी मिला हो। पर शनाया के अगले वाक्य ने जैसे वैभव के ख्वाबों को तोड़ कर रख दिया। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इस फैसले पर पहुंचने से पहले शनाया शाह ने कई दिन तक सोच विचार किया था। अब जब उसने ठान ही लिया तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अब वैभव राणा के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने अपने दस्तावेज निकाले और अधिकारी के सामने रख दिए। शनाया ने भी वही किया। 10 मिनट से भी कम समय में दोनों ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर लीं। जब अधिकारी ने विवाह प्रमाण पत्र सौंप दिया तो वैभव ने अपनी जेब से एक चाबी का गुच्छा निकाला और शनाया को थमा दिया। फिर वो जैसे एक मशीन की तरह बिना भाव के बोल शुरू कर दिया। मैंने जो घर खरीदा है वो स्प्रिंगफील्ड में है। दादी ने बताया था कि तुम्हारी किताबों की दुकान दिल्ली स्कूल के पास है। मेरा घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, बस से लगभग 10 मिनट लगेंगे। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अगर है तो तुम कार ले सकती हो। मैं डाउन पेमेंट में मदद कर सकता हूँ, लेकिन हर महीने की किस्तें तुम्हें खुद भरनी होंगी। इससे तुम्हारे आने जाने में आसानी रहेगी। मेरी नौकरी बहुत व्यस्त होती है तो हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। कभी कभी काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है। तुम परेशान मत होना, बस अपना ख्याल रखना। घर के खर्च के लिए मैं हर महीने की 10 तारीख को तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, हमारे सहूलियत के लिए हमें फिलहाल अपनी शादी को गुप्त ही रखना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वैभव किसी ऊंचे पद पर हो। वह लगातार बोलता चला गया और शनाया को बीच में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। शनाया ने यह शादी सिर्फ इसलिए स्वीकार की थी ताकि वह अपनी बहन और जीजा के बीच झगड़े की वजह न बने। यह शादी उसके लिए उस घर से निकलने का रास्ता थी और उसकी बहन को मानसिक सुकून दिलाने का भी। ये रिश्ता उसके लिए भी केवल नाम का था। जब वैभव ने उसे घर की चाबियां दी तो शनाया ने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वो आराम से बोली, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन मेरा अब भी कार लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं आमतौर पर ई बाइक से जाती हूँ और अभी अभी उसमें नई बैटरी डलवाई है। ऐसे में उसे इस्तेमाल न करना थोड़ा अफसोसजनक होगा। अच्छा वैसे मिस्टर राणा, क्या हम घर का खर्च मुंबई स्टाइल में बांटेंगे? उसने यह सवाल संकोच के साथ पूछा। उसकी बहन और जीजा ने प्रेम विवाह किया था, फिर भी उसका जीजा खर्च आधा आधा बांटने की बात करता था, मानो उसकी बहन उस पर बोझ हो। बच्चे की देखभाल, बाजार जाना, खाना बनाना और घर संभालना, ये सब आसान नहीं होता। पर जिसने ये सब खुद न किया हो उसे लगता है कि पत्नी तो घर में कुछ नहीं करती। क्योंकि वह और वैभव एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। शनाया को तभी आराम मिलता जब दोनों अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते। बिना एक पल सोचे वैभव ने गंभीर आवाज में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इतना है कि मैं अपनी पत्नी और छोटे से परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं, इसीलिए खर्च बांटने की जरूरत नहीं है। शनाया हल्के से मुस्कुरा दी। ठीक है फिर। वह उन लोगों में से नहीं थी जो बिना कुछ दिए सब कुछ लेना चाहें। घर में जो भी जरूरत पड़ेगी वह अपने हिस्से से जरूर निभाएगी। वैसे भी अब उसे किराया तो नहीं देना पड़ रहा था। साथ रहने के लिए समझदारी, सहयोग और लेन देन का संतुलन ही सबसे जरूरी था। तभी वैभव राणा ने अपनी बाईं कलाई पर घड़ी देखी और शनाया शाह से कहा, मुझे वापस ऑफिस जाना है। तुम मेरी गाड़ी से घर जा सकती हो या टैक्सी ले लो, किराया मैं भर दूंगा। मैं दादी को अपने भाई के घर छोड़ देता हूँ। ओह हाँ, 1 मिनट, हमें एक दूसरे का नंबर भी तो सेव करना चाहिए। शनाया ने अपना फोन निकाला और वैभव का नंबर सेव किया। मैं टैक्सी ले लूंगी, तुम्हें तुम्हारे काम पर देर ना हो। ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। जाते जाते वैभव ने उसे टैक्सी के लिए 200 रुपए दिए, जिसे पहले तो शनाया ने लेने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही वैभव ने आंखें तरेरी, उसने तुरंत वो पैसे थाम लिए। नव विवाहितों की तरह साथ बाहर निकलने के बजाय वैभव अकेले ही आगे बढ़ गया। वह सीधे अपनी कार की ओर चला गया। मेरी पोती बहू कहाँ है? जब दादी ने देखा कि सिर्फ उनका पोता ही बाहर आया है तो उन्होंने संदेह से पूछा, तुम दोनों साथ अंदर गए थे, फिर साथ बाहर क्यों नहीं आए? कहीं तुमने पीछे हटने का फैसला तो नहीं कर लिया? या फिर शनाया ने? वैभव ने सीट बेल्ट बांधी और चुपचाप जेब से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। फिर पीछे मुड़कर दादी को कागज थमाते हुए बोला, शादी हो गई है, ऑफिस में मीटिंग है, इसी कारण मुझे जाना होगा। उसे टैक्सी के लिए 200 रुपए दे दिए हैं। और अब आप दादी, मैं आपको चौराहे तक छोड़ देता हूँ, वहां से बॉडीगार्ड आपको घर ले जाएगा। पर दादी तो जैसे वैभव के इस व्यवहार से पूरी तरह खफा थी। भले ही तुम्हें ऑफिस जाना हो, लेकिन शनाया को इस तरह अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। रुको, जब तक वो बाहर नहीं आ जाती गाड़ी मत चलाना। कम से कम आज तो उसे साथ छोड़ दो। माया दादी ने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा,
लेकिन वो लॉक था। वैभव ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, दादी, आपकी मर्जी से मैंने शादी कर ली, लेकिन आप मेरी जिंदगी के हर फैसले पर हक नहीं जमा सकती। अब मैं उसके साथ रहूंगा तो उसके स्वभाव को खुद देखूंगा, समझूंगा। अगर उसने मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो यह शादी कभी असली मायनों में पूरी नहीं होगी। उसकी बात सुन माया दादी ने धीरे बुदबुदाया, हमारे खानदान में तलाक का कोई रिवाज नहीं है। वैभव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मेरे लिए वाकई ऐसी लड़की चुनी है या नहीं जिसके साथ जिंदगी बिताई जा सके। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नालायक, कोई भी पति ऐसा बर्ताव नहीं करता। ऐसा बर्ताव शादी के तुरंत बाद दुल्हन को यूं छोड़कर कौन चला जाता है। माया दादी गुस्से से फट पड़ी। उन्हें पता था कि उनके सबसे बड़े पोते वैभव राणा ने शादी करके जो सबसे बड़ी रियायत दी थी, उसके बाद वो किसी और बात में झुकने वाला नहीं था, और अब उनके पास ज्यादा कुछ करने को भी नहीं था। अगर वो ज्यादा जोर डालती तो हो सकता है वैभव शनाया को यूं ही छोड़ दे और इस सब का खामियाजा शनाया को भुगतना पड़े। वैभव अपने ऊपर दादी के गुस्से को चुपचाप सहता रहा। अगर शनाया सच में एक अच्छी लड़की निकली तो वो उसे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावा कर रही थी और माया दादी को बहला रही थी तो 6 महीने बाद वो उसे तलाक दे देगा। वैसे भी ये शादी गोपनीय थी और शारीरिक संबंध की कोई योजना नहीं थी, इसलिए शनाया के लिए दोबारा जीवन शुरू करना आसान रहेगा। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद वैभव एक चौराहे पर रुका। वहां पहले से ही कुछ लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। एक में रोल्स रॉयस भी थी। वैभव ने अपनी कार किनारे लगाई, नीचे उतरा और अपनी कार की चाबी एक इंतजार कर रहे बॉडीगार्ड की ओर फेंक दी। उसने सख्त लहजे में कहा, दादी को घर छोड़ देना, मैं वापस नहीं जा रही हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अभी तो मेरी नई पोती बहू से मुलाकात शुरू ही हुई है। माया दादी ने जिद पकड़ ली, लेकिन उनके प्यारे पोते ने उनकी एक नहीं सुनी। वो रोल्स रॉयस में बैठ चुका था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। दादी बस खड़ी देखती रह गई जब उनका पोता लग्जरी कार में बैठकर निकल गया। दरअसल वैभव राणा दिल्ली के कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। वह उस परिवार का उत्तराधिकारी था जिसकी संपत्ति $1 बिलियन से भी अधिक थी। वो दिल्ली का सबसे अमीर खानदान। बेहिस, पत्थर दिल, माया दादी ने गुस्से में बड़बड़ाया और फिर बुझे मन से बदबुदाई। अब इंतजार करूंगी उस दिन का जब तो खुद शनाया से दिल लगा बैठेगा, तब तुझे समझ आएगा। जितनी भी नाराजगी माया दादी को थी वो अब वैभव को वापस नहीं ला सकती थी। तब तक शनाया टैक्सी में बैठकर घर के रास्ते पर थी। फोन उठाकर माया दादी ने शनाया को कॉल किया। शनाया, वैभव काम में बहुत व्यस्त है बेटा, इसीलिए उसके इस हरकत को दिल पर मत लेना। जेब में रखे विवाह प्रमाण पत्र को महसूस करते हुए शनाया ने शांति से जवाब दिया, मैं समझती हूँ दादी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कृपया बुरा मत मानिए। वो मेरा किराया दे चुके हैं, मैं टैक्सी में ही घर जा रही हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब जब तुम्हारी शादी वैभव से हो गई है तो क्या मैं अब भी तुम्हारी माया दादी ही रहूंगी? शनाया एक पल के लिए चुप रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, दादी। इस संबोधन से माया दादी का चेहरा खिल उठा। अब हम एक परिवार हैं। अगर कभी वैभव तुम्हें कुछ कहे या सताए तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें पता था कि पोते को पत्नी मिलना कितना मुश्किल रहा है, और अब जब मिली है तो वो किसी हाल में शनाया को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। जरूर दादी, शनाया ने सहजता से जवाब दिया। भले ही माया दादी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, लेकिन शनाया जानती थी कि वैभव उनका खून का रिश्ता था, जबकि वह तो बस शादी के रिश्ते से जुड़ी थी। उसे भरोसा नहीं था कि किसी भी मतभेद की स्थिति में राणा परिवार उसका साथ देगा। उसने ये बात अपनी दीदी लक्ष्मी के ससुराल में भी देखी थी। शादी से पहले उसके जीजा के घर वाले लक्ष्मी से बेहद प्रेम से पेश आते थे, इतना कि घर की अपनी बेटी को जलन होती थी। लेकिन शादी के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। जब भी लक्ष्मी और उसके पति के बीच कोई बहस होती, सास हमेशा लक्ष्मी को ही गलत ठहराती, एक बुरी बहू होने का मेडल देते हुए। आखिरकार बेटा तो हमेशा अपना होता है और बहू पराई ही रह जाती है। तुम्हें काम पर निकलना होगा, इसलिए मैं और ज्यादा तुम्हारा समय नहीं लूंगी। मैं वैभव से कहूंगी कि वो तुम्हें रात के खाने के लिए घर ले आए। दादी, मैं आज देर रात तक दुकान बंद करूंगी, शायद आना मुमकिन ना हो। क्या हम मिलना वीकेंड पर टाल सकते हैं? वीकेंड पर स्कूल बंद रहते थे, क्योंकि किताबों की दुकान का काम ज्यादातर छात्रों पर निर्भर था। स्कूल की छुट्टी वाले दिन दुकान में ग्राहक कम आते थे। ऐसे समय पर शनाया को दुकान खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो फिर वीकेंड तय रहा। अब जाओ, अपना काम करो, माया दादी ने स्नेह भरे स्वर में कहा। बुजुर्ग महिला ने फोन काट दिया। दुकान की ओर सीधे जाने के बजाय शनाया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जैस्मिन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। आखिरी स्कूल बेल बजने से पहले लौट आऊंगी। एक बड़ा पड़ाव पार हो चुका था। अब वक्त था अपनी बहन लक्ष्मी को बताने का और उस घर को छोड़ने का। करीब 10 मिनट बाद शनाया अपनी बहन के घर पहुंची। उसका जीजा काम पर जा चुका था और लक्ष्मी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। शनाया को इस समय घर लौटता देख वो चौंकी। शनाया, तुम इस समय वापस कैसे आ गई? क्या आज दुकान बंद है? बहन के सवाल पर शनाया मुस्कुराकर बोली, दोपहर में जब भीड़ होगी तभी जाऊंगी। सनी जागा क्या? सनी, शनाया का भांजा,
जो अभी टेरेबल 2 के द्वार से गुजर रहा था। अभी नहीं, अगर वो जाग गया होता तो घर इतना शांत नहीं होता। शनाया ने कपड़े सुखाने में मदद करते हुए बीती रात के बारे में पूछा। लक्ष्मी ने अपने पति की तरफ से सफाई दी। शनाया, तुम्हारे जीजा तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहते, बस उन पर बहुत दबाव है, मैं भी तो काम नहीं कर रही। शनाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानती थी कि उसके जीजा की बातों में छुपा इरादा कुछ और था। वो धीरे धीरे उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसका जीजा एक कंपनी में मैनेजर था और अच्छी तनख्वाह कमाता था। लक्ष्मी की उससे मुलाकात कॉलेज में हुई थी और दोनों उसी कंपनी में काम करते थे। शादी के बाद उसके पति ने प्यार से कहा था, तुम घर पर रहो, आराम करो, जब बच्चा होगा तो थकना नहीं चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। लक्ष्मी को लगा कि उसे अपना परफेक्ट मैन मिल गया है। उसने नौकरी छोड़ दी और एक गृहिणी बन गई। 1 साल बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे की देखभाल और घर के कामों के बीच वो खुद को सजाने संवारने का वक्त नहीं निकाल पाई और न ही कभी अपना वजन या रूप रंग देखने की फुर्सत मिली। 3 साल बीतते बीतते कभी खूबसूरत और आत्मविश्वासी लक्ष्मी एक थकी हुई, बेपरवाह और मोटी गृहिणी बन गई, जिसे अपने लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं था। शनाया लक्ष्मी से 5 साल छोटी थी। जब शनाया सिर्फ 10 साल की थी तब उनके माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से दोनों बहनें एक दूसरे की दुनिया बन गईं। माता पिता की मृत्यु के बाद मिला मुआवजा उनकी पढ़ाई के लिए काफी था, लेकिन दादी दादाओं और नाना नानियों को भी उस पैसे में हिस्सा चाहिए था। जो बचा उसी से दोनों बहनों ने किसी तरह कॉलेज पूरा किया। पारिवारिक मकान पर भी बड़े बुजुर्गों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए दोनों बहनों को किराए के मकानों में रहना पड़ा। यह सिलसिला तब रुका जब लक्ष्मी की शादी हुई। लक्ष्मी को शनाया से बहुत लगाव था। उसने शादी से पहले अपने होने वाले पति को स्पष्ट कह दिया था कि शादी के बाद उसकी बहन भी साथ रहेगी। उस समय आदमी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी नफरत सामने आने लगी थी। माफ करना दीदी, मैं बोझ बन गई हूँ। नहीं शनाया, ऐसा मत सोचो। माँ पापा हमें बहुत जल्दी छोड़ गए, अब तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। शनाया भावुक हो उठी। बचपन में जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, उसकी दीदी लक्ष्मी हमेशा उसके लिए खड़ी होती थी, लेकिन अब बारी उसकी थी। अब उसे अपनी बहन का सहारा बनना था। कुछ पल की खामोशी के बाद शनाया ने चुपचाप अपना बैग खोला और उसमें एक कागजात बाहर निकाला, पर उन कागजात को देखते ही लक्ष्मी तो जैसे शॉक रह गई। आखिर क्या है उन कागजात में, आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। कुछ पल की खामोशी के बाद शनाया ने चुपचाप अपना बैग खोला और शादी का प्रमाण पत्र बाहर निकाला। उसने लक्ष्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी मैंने शादी कर ली है, अभी अभी कागजों पर साइन किए हैं और तुम्हें बताने आई हूँ। अब मैं धीरे धीरे अपना सामान समेटकर निकल जाऊंगी। तुमने शादी कर ली? लक्ष्मी की आवाज एकदम तीखी हो गई, जैसे किसी ने उसके कान के पास तेज सीटी बजा दी हो। वो अविश्वास से शनाया को देखती रही, फिर झपट कर शादी का प्रमाण पत्र हाथ में ले लिया। उस कागज पर उसकी बहन का नाम किसी अनजान आदमी के नाम के साथ लिखा था। साथ में एक तस्वीर भी थी नवविवाहित जोड़े की। शनाया, ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तस्वीर में जो आदमी था वो देखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी तीखी आंखें और चेहरे पर कठोरता के भाव बता रहे थे कि उसके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। शनाया ने रास्ते में पूरा बहाना सोच लिया था। इसी कारण उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले कुछ समय से एक रिश्ते में थी, उसका नाम है वैभव। वो हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहता था, इसलिए कभी तुमसे मिल नहीं पाया। फिर उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दी। हमने कोर्ट में जाकर शादी का प्रमाण पत्र बनवा लिया। पर दीदी, वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा ख्याल रखता है, तुम चिंता मत करो, मुझे मेरा हैप्पी एंडिंग मिल गया है। लक्ष्मी को उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसे याद नहीं पड़ता कि शनाया की जिंदगी में कभी किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र हुआ हो, और अब वो सीधे शादी की बात कर रही थी। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि शनाया ने शायद पिछली रात उनकी बहस सुन ली थी। उसने नम आंखों से कहा, शनाया, मैंने तेरे जीजा से साफ कहा था कि तू घर का राशन लाती है, किराया भी देती है, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी शादी करने या यहाँ से निकलने की क्या जरूरत थी? उसे यकीन था कि शनाया ने उस लड़के को ज्यादा समय से नहीं जाना होगा। अगर जानती होती तो अब तक अपनी दीदी को बता चुकी होती। ये शादी अचानक इसलिए हुई क्योंकि लक्ष्मी के पति को लगने लगा था कि शनाया अब उनके घर में बहुत दिन रह गई है, और शायद शनाया को डर था कि कहीं दीदी का घर टूट न जाए। शनाया ने मुस्कुराते हुए बहन को दिलासा दिया, दीदी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैभव और मेरा रिश्ता मजबूत है, मैं खुश हूँ, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। शनाया ने उसे गले लगा लिया। जब तक लक्ष्मी का मन हल्का नहीं हो गया, वो उसे यूं ही पकड़े रही। फिर धीरे से बोली, मैं अक्सर मिलने आऊंगी दीदी। वैभव का घर स्प्रिंगफील्ड में है और बस 10 मिनट लगते हैं मेरी ई बाइक से। उसके परिवार का क्या मामला है? लक्ष्मी ने पूछा। अब जब शादी हो ही गई थी तो लक्ष्मी को कोई और चारा नहीं दिखा। उसने अपने नए जीजा के बारे में और जानना चाहा।
सच तो ये था कि शनाया को भी राणा परिवार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसने माया दादी को 3 महीने पहले जाना था, लेकिन कभी भी ज्यादा सवाल नहीं किए। वो अक्सर बस सुनती रहती थी। उसे इतना ही पता था कि वैभव परिवार में सबसे बड़ा है और उसके छोटे भाई और कुछ कजिन्स भी हैं। वैभव दिल्ली की एक नामी कंपनी में काम करता था। उसका खुद का घर और गाड़ी थी। बस जितनी जानकारी थी शनाया ने सब दीदी को बता दी। जब लक्ष्मी को पता चला कि वैभव के घर पर कोई कर्ज नहीं है तो उसने पूछा, वो तो उसकी शादी से पहले की संपत्ति है। शनाया, क्या तुम मुझसे कह सकती हो कि घर के कागजों में तुम्हारा नाम भी जुड़वा दे? कम से कम अगर भविष्य में कुछ हो तो शनाया का नाम उस संपत्ति पर हो। तुमने खुद ही कहा लक्ष्मी दीदी, ये उसकी शादी से पहले की संपत्ति है। जब मैंने इस घर में एक पैसा नहीं लगाया तो अपने नाम की जिद करना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। शादी के तुरंत बाद वैभव राणा ने शनाया शाह को घर की चाबी सौंप दी थी। ये उसकी तरफ से बहुत बड़ा एहसान था। इसी से शनाया की रहने की समस्या हल हो गई। शनाया कभी वैभव से यह नहीं कहने वाली थी कि वह घर में उसका नाम जोड़ दे। हाँ, अगर वैभव खुद से ऐसा करता तो वो मना भी नहीं करती। अब जब वह दोनों पति पत्नी बन गए थे, शनाया ने तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर वैभव के साथ ही बिताएगी। लक्ष्मी को यह बात जरूर उठानी थी। उसे अपनी बहन की आत्मनिर्भरता और नीयत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। कई सवालों जवाबों के बाद शनाया ने आखिरकार अपनी बहन का घर छोड़ दिया। लक्ष्मी उससे स्प्रिंगफील्ड छोड़ने जाना चाहती थी, लेकिन तभी सोनू जाग गया। आंख खुलते ही वो माँ माँ चिल्लाने लगा, तुम सोनू को संभालो, मेरा ज्यादा सामान नहीं है, मैं खुद ही ले जा लूंगी। लक्ष्मी को अपने बेटे को खाना खिलाना था और दोपहर का खाना भी बनाना था। अगर उसके पति घर आकर देख लेते कि खाना तैयार नहीं है तो जरूर ताना मारते कि घर पर करती ही क्या हो। आखिरकार लक्ष्मी ने कहा, सड़क पर ध्यान रखना, क्या तुम दोपहर के खाने में आ रही हो? अपने पति को भी साथ ले आना। मुझे दोपहर में दुकान पर जाना है, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। और मेरे पति, वो भी काम में बहुत व्यस्त हैं। आज दोपहर ही उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। हो सकता है उन्हें तुमसे मिलाने में कुछ वक्त लग जाए। शनाया ने झूठ बोला। वो खुद वैभव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस इतना कि माया दादी ने बताया था कि उसकी पूरी जिंदगी बस काम के इर्द गिर्द घूमती है। कभी कभी वो शहर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर भी जाता है, कई दिनों तक के लिए। वैभव का स्केड्यूल पता न होने के कारण शनाया ने कोई वादा नहीं किया। जिस दिन शादी हुई उसी दिन काम के लिए निकल जाना पड़ रहा है उसे। लक्ष्मी को वैभव का रवैया कुछ कठोर और लापरवाह सा लगा। हमने अभी सिर्फ शादी का लाइसेंस लिया है, पूरी शादी तो नहीं की। मैं समझती हूँ कि इस वक्त उसे जितना हो सके पैसे कमाने चाहिए, खर्चे तो अब बढ़ेंगे ही। अच्छा, मैं निकलती हूँ दीदी, तुम सोनू को खाना खिला दो। शनाया ने अपनी बहन और भांजे को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और सीढ़ियां उतर गईं। उसने स्प्रिंगफील्ड के बारे में पहले सुना जरूर था, लेकिन कभी अंदर जाकर देखा नहीं था। एक टैक्सी पकड़ी और सीधे स्प्रिंगफील्ड पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे याद आया कि उसने वैभव से यह तो पूछा ही नहीं कि उसका फ्लैट किस मंजिल पर है। उसने झट से अपना फोन निकाला और वैभव को कॉल करने की सोची। वह जानती थी कि वैभव ऑफिस में होगा, हो सकता है कॉल ना उठाए। फिर भी उसने व्हाट्सएप कॉल मिलाई। उधर वैभव एक मीटिंग में था। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी ने अपने फोन साइलेंट मोड में रख दिए थे। मीटिंग के दौरान कोई व्यक्तिगत कॉल नहीं ली जा सकती थी। वैभव ने भी अपना फोन म्यूट कर रखा था और वह टेबल पर रखा था। तभी उसने देखा एक अनजाने नंबर से व्हाट्सएप कॉल आ रही थी। फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, मर्मेड इन द डीप ब्लू सी। उसे याद नहीं था कि उसने उस नंबर को सेव किया हो। बिना सोचे समझे वैभव ने उस अनजान कॉल को कट कर दिया, यह जानने की कोशिश किए बिना कि वह कॉल उसी की नई पत्नी शनाया की थी। जिसके बाद वैभव ने वही उसकी हरकत देख शनाया के तो जैसे तोते ही उड़ गए। आखिर क्या किया वैभव ने? क्या वैभव और शनाया की शादी चल पाएगी? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। इसके बाद वैभव राणा ने शनाया शाह का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। इधर वैभव की इस हरकत से अनजान शनाया ने फिर से मैसेज करने की कोशिश की, क्योंकि कॉल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसने लिखा, वैभव जी, मैं अब स्प्रिंगफील्ड पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि आपका फ्लैट किस मंजिल पर है। मैसेज टाइप करके उसने सेंड पर टैप किया, लेकिन तुरंत ही स्क्रीन पर लिखा आया कि संदेश डिलीवर नहीं हो पाया। वो कुछ पल तक मोबाइल स्क्रीन को टकटकी लगाए एकदम बेसुध होकर देखती रही। क्या मैंने गलत नंबर सेव किया था? हमने तो सिटी